हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन प्रैक्टिस सेट 3 का मैथ। इससे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर करा दिए हैं, 2 सेट भी करा दिए हैं। ये तीसरा सेट का मैथ है। तीसरा सेट का हम जीके जीएस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं चैनल पे, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। ये बहुत अच्छे बुक से मैं करा रहा हूँ, आप थंबनेल में देख लिए होइएगा। ये एग्जाम कार्ड बुक से करा रहा हूँ। इस बुक का रिव्यू बहुत अच्छा है और क्वेश्चन भी जो दिया गया है वो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के है, जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन मतलब क्या, मैथ का ये पहला क्वेश्चन है। 91 से लेकर के और 100 तक है। इसमें कह रहा है कि पी का मतलब पी एक संख्या है, ठीक है, जो कि ये मिनिमम कितना होना चाहिए, ये पी पूछ रहा है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। यही चीज़ कह रहा है कि मिनिमम पी मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित होने के लिए आपको पता है कि वो नंबर क्या होना चाहिए कि सम ऑफ नंबर, यानी कि सम ऑफ नंबर 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इधर पेज लेकर के आपको समझा देता हूँ। देखिए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 7 दिया गया है आपको और उसके प्लस में 3 है, प्लस में पी है। ये 3 से विभाजित करना है हमको। तो इसके मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जोड़ इसका 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 7 मिल गया, 3 10 मिल गया। तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये मिनिमम आप 2 ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12/3। तो ये 4 आ गया। मतलब अगर हम 2 ले लेंगे पी का वैल्यू तो क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में एक्चुअली टिक लग गया, इसलिए क्योंकि मैं इसका अभी PDF बनाया नहीं था, तब तक सोल्यूशन कर लिया था, तो इसीलिए टिक लग गया है। तो इससे आप मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर पहले ही से टिक लगा कर लाए, ऐसा बात नहीं, ठीक है। हमारा पर्पस है आपको मैथ समझाना इसमें, ठीक है। मैं आंसर सिर्फ नहीं बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको x का वैल्यू इतना दिया गया है, उसके बाद आपसे पूछा है कि x² प्लस में x और माइनस में 1 बराबर कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात को आप x को सिंप्लीफाई कीजिए। बिना सिंप्लीफाई किए आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो x को सिंप्लीफाई कीजिए। जब x को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप कैसे कर सकते हैं, ये रूट के अंदर है तो इसको तो पहले रूट के अंदर आप रहने ही दीजिए, लेकिन नीचे वाला रूट को आप हटा लीजिए। कैसे हटाइएगा, तो रूट के अंदर 5 प्लस में 1 है, उसके बाद क्या है कि रूट के अंदर 5 माइनस में 1 है। तो आप यहाँ पे गुना कर लीजिए किससे, तो रूट के अंदर 5 प्लस में 1 से गुना करिए, ऊपर भी और नीचे भी। रूट के अंदर 5 प्लस में 1 से यहाँ भी कीजिए। अब ऊपर में देखिए इसका होल स्क्वायर हो गया और ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो मतलब यहाँ क्या दे देगा, नीचे में 4 दे देगा। तो ये ब्रैकेट से बाहर निकल गया तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब रूट अंडर 5 की स्क्वायर होगा तो आप 4 बच जाएगा यहाँ पे, और फिर -1 होगा तो फिर क्या बच जाएगा, मतलब 5 और -1 हो जाए तो 4 हो जाएगा। जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 गो टर्म है, रूट यानी कि मतलब रूट अंडर 5 प्लस में 1 और रूट अंडर 5 प्लस में 1, तो ये भी बाहर निकल जाएगा रूट से। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 प्लस में 1। ये हम ज़्यादा लाइन न लिखना चाह रहे हैं ना, इसीलिए हम आपको डायरेक्ट यहीं पे करके बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ गया क्या, x का वैल्यू। अब x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x² के लिए आप इसका स्क्वायर करिए। तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो नीचे में 4 आ जाएगा, लेकिन ऊपर में क्या आ जाएगा, इसका आप स्क्वायर यहीं पे मैं कर देता हूँ। देखिए तो ऊपर में स्क्वायर कीजिएगा तो 5 प्लस में 1 प्लस में कितना 2 रूट अंडर 5, यही आएगा। प्लस में ये भी होता है ना, a² प्लस में b² प्लस में 2a भी होता है ना, वही है सेम, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा 4। तो आप x² इक्वल टू यहाँ पे क्या देखें तो 6 हो जाएगा। ये प्लस में कितना 2 रूट अंडर 5 बटे में कितना 4। इसको और आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, तो 3 प्लस में रूट अंडर 5 बटा में कितना 2, यही चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप वैल्यू इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर डालने का कोशिश करता हूँ। देखिए क्या, पहले x² का वैल्यू, x² का वैल्यू डालिएगा तो क्या डालिएगा 3/2 प्लस में कितना रूट अंडर 5/2, और उसके बाद x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू आपको ये आया था, स्क्वायर नहीं है x वाला में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा कि रूट अंडर 5/2 और प्लस में कितना 1/2 और माइनस में 1 इक्वेशन में था, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे आधा है, तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये दोनों को देखिए, ये मतलब रूट अंडर 5/2 है, रूट अंडर 5/2 है, तो मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर 5 और ये कितना हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दिया हूँ आपको, टिक लग गया था, इसीलिए आपको समझना है सोल्यूशन, ठीक है, टिक पे नहीं जाना है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 घड़ियाँ एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने मिनट के बाद फिर से वे
एक साथ, यानी कि पहली बार एक साथ बजेगी। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिले, या तो घंटी वाला या बेल वाला या लाइट वाला, जो रोड पे लाइट लगा रहता है ये सब वाला, तो उसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि बिना देखे सुने, मतलब सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और 2 सेकंड में ये चीज़ें आपको पता लगता है, सीधे क्या करना है कि एलसीएम निकाल के आपको बैठ जाना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए, 6, 8, 10 और 12। लेकिन एक बात ध्यान रहे दोस्तों, एलसीएम इसमें एग्जैक्ट निकालिएगा, थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से पहले दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से 2 से दीजिए, 3, 2, 5 और 3 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको 3 से दीजिए, तो 1, 2, 5 और 3, मतलब 1 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना मिला, 4 तिया 12 गुने में 10, तो 120 हो गया। तो ये 120 किस में आया, सेकेंड में आया, लेकिन यहाँ सब ऑप्शन आप देख रहे हैं मिनट में दिया है। तो कितना मिनट हो जाएगा, 2 मिनट, 2 मिनट, मतलब 2 मिनट बाद, इतना देर बाद फिर से सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो बना कैसे सकते हैं फार्मूला, वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन पहले मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए यानी कि ए क्यू माइनस में बी क्यू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर और प्लस में ए बी हो गया है, और उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ होता है ए माइनस में बी, ये चीज़ें होता है फार्मूला। ये फार्मूला बनता कैसे है मैं अभी बता दूंगा, पहले आप सॉल्यूशन कर लीजिए। आपको निकालना क्या है, ये चीज़ निकालना है। अगर इसका आप सॉल्यूशन करके थोड़ा एक टर्म आगे लाइएगा तो क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर प्लस में कितना 2ab और माइनस में ए बी। तो इसका मतलब अब क्या हो गया यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये 2ab प्लस में और ए बी माइनस में, तो इसका मतलब प्लस में ए बी हो गया। तो आप अगर इस टर्म के ऊपर अगर नज़र डालिएगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये सेम टर्म है, जो ये टर्म है ये टर्म के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यही टर्म तो आपको निकालना है, और इसका भी वैल्यू दिया है और इसका भी वैल्यू दिया है। तो इसका आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी निकालना है, ठीक है। और कितना, तो ये इसका वैल्यू कितना दिया था 216 और बटे में कितना, तो इसका वैल्यू दिया है ए माइनस बी का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है कितना 6, तो आप 6 कर दिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 36 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। आप ये फार्मूला याद ना रहेगा तो निकालिएगा कैसे, देख लीजिए 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालिएगा। जैसे कि आपको पता है ए प्लस में या ए माइनस बी का, यहाँ पे ए माइनस बी का क्यू दिया है तो आपको ए माइनस बी का क्यू तो पता होगा, इतना तो पता ही होगा भाई, ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में क्या 3a बी स्क्वायर, ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा। तो अब यहाँ से ये टर्म, आप ये टर्म इक्वल टू लिखिए, क्या लिख सकते हैं देखिए, तो यहाँ से a माइनस बी का क्या, तो होल क्यू इक्वल टू में कितना ए क्यू माइनस में कितना बी क्यू। अगर यहाँ से आप देखिएगा कि माइनस में 3ab कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a माइनस में कितना b। अब इस टर्म को आप इधर लेकर के आइए और इस टर्म को उधर छोड़ दीजिए, या तो इस टर्म को ही इधर ले आइए उस टर्म को इधर ले जाइए, मतलब कोई भी एक को कर लीजिए, इसको सेपरेट करना है हमको। तो मान लीजिए हम इसको इधर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, इसी को छोड़ दिए, इसको अब इधर लेकर के आ गए, तो इसको इधर लेकर के आएंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी ए माइनस बी है और यहाँ भी ए माइनस बी है, तो हम ए माइनस बी क्या किए कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, एक तो हमारे पास यहाँ बचा क्या, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या बचा माइनस 3ab, यही बचा प्लस में 3ab, क्यों, क्योंकि ये इधर चला गया ना अब, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब क्या हो गया आपके पास, मैं इसको छोड़ करके सिर्फ इसका सॉल्यूशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो a माइनस बी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसका आप होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर और माइनस में 2ab और प्लस में 3ab, यही चीज़ हो गया। तो अब a माइनस में b ये हो गया, और उसमें ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अब यहाँ देखिए माइनस में 2 है और प्लस में 3 है, तो क्या हो जाएगा प्लस में ए बी हो गया, ठीक है। तो फिर से आपको यही निकालना था और इसके बराबर क्या था, तो ए क्यू माइनस में बी क्यू था, तो फिर से आपको यही निकालना था, फिर से यहाँ नीचे लेकर के आइए, मतलब ये फार्मूला बनाने का, ये फार्मूला जो आया था, ये फार्मूला ये यहीं से आया था, ठीक है। बेसिक फार्मूला जो है वो यही है जो मैं अभी आपको लिख के दिखाया हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं यही सोचता हूं कि अगर मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। अगर नहीं समझ में आता तो आप बताइए, मैं फिर से उस क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में समझाऊँगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, यानी कि ए के वेतन
में वर्ष 2014 के मुकाबले 15 में 8% का वृद्धि हुआ और 2015 के मुकाबले में 16 में क्या हुआ कि 6% का कमी आ गई। तो वर्ष 2016 में उसका वेतन दिया गया है, तो आपसे 14 में पूछा है। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 2014 में कोई आदमी काम कर रहा था, उसके बाद आगे बढ़ेगा तो फिर 15 आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा तो 16 आएगा, 2016 आएगा। 2014 में इस बेचारे का वेतन कुछ था 100 रुपया, पता नहीं, ठीक है। और 8% का इसका यहाँ क्या हुआ वृद्धि 15 में जाते जाते। अब क्या हुआ फिर नेक्स्ट ईयर में 6% का कमी हो गया। कमी को हम नीचे डाउन से दिखाते हैं और जो बढ़ रहा है उसको अप से दिखा दिए। तो ये पूछ रहा है यहाँ का वेतन इसको दिया हुआ है कितना, 2,34,778, ठीक है। तो उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, बात समझ गया आप। तो सबसे पहले बात इसका ओवरऑल परसेंटेज निकाल लीजिए। इस कई तरीक़ा से आप बना सकते हैं, मैं 2 तरीके से कम आपको बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात कि आपको पहला ईयर में क्या हो रहा था, 8% की वृद्धि हो रहा है। 8% मतलब क्या, 8/100 लिखिएगा, मतलब क्या 2/25 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 25 के ऊपर 2 का वृद्धि है। तो 25 अगर मूलधन था स्टार्टिंग में 2014 में, तो 16 में कितना हो जाएगा, तो 16 में आप बोलिए नहीं 15 में कितना हो जाएगा, मतलब पहला साल में ही बढ़ रहा है तो 15 में हो जाएगा ये 27। उसके बाद फिर दूसरा साल में क्या हो रहा है कि 6% का कमी हो रहा है। 6% मतलब क्या लिख सकते हैं, 6/100 यानी कि 3/50 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ कमी है, तो इसके मतलब 50 के ऊपर 3 का कमी हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 रेशियो में कितना 47 हो जाएगा। अब आप इस दोनों को गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो 25 मतलब 25 में अगर 50 से गुना कीजिएगा तो कितना 1200 आपको 1250 मिल जाएगा। और यहाँ गुना कीजिएगा तो 1269 मिल जाएगा। मैं यहाँ गुना करके आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है हम गुना तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपका टाइम खराब होगा। ये आप खुद से इसको कॉपी में कीजिएगा और समझिएगा भी, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए आपको जो वैल्यू दिया है वो यहाँ दिया हुआ है कितना, तो ये वैल्यू दिया है 2016 में आ गया 2014 का वेतन, क्योंकि हम दोनों का परसेंटेज कंसिडर कर लिए तो 2014 का ये हो गया और ये कितना हो गया 2016 का हो गया। लेकिन अभी ये रेशियो के फॉर्म में, एग्जैक्ट वेतन इतना नहीं है। तो एग्जैक्ट कितना है, तो 2016 में जो है वो 2,34,778 है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है यहाँ कितना रहेगा, तो जब 1269 के बराबर ये है तो 1250 के बराबर पूछ रहा है। तो 2014 में जो आपका वेतन हो जाएगा ये हो जाएगा 1250 बटा में कितना, तो 1269 गुने में कितना, तो 2 3 4 7 7 8, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेना आपका काम है। इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज में रखे हुए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना है। तो उसका कैलकुलेशन करिएगा तो आपका पूर्णतः जो निकटतम वेतन आ जाएगा, जो पॉइंट में आएगा उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो निकटतम आ जाएगा कितना कि 2,31,263 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बिना समझे नहीं बना सकते। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको यही समझ में आ जाएगा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB पर बने वृत्त का एक व्यास है। AB पर यानी कि AB पर बने वृत्त का एक व्यास है, ठीक है। कोण ADC इतना दिया हुआ है, आपको एगो कोण दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है कोण BAC निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले बात आप समचतुर्भुज बनाइए, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे आप कीजिए। कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब मान लीजिए ये देखिए ऐसे। पहले मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। या तो रुकिए, मैं पहले डायरेक्ट क्या करता हूँ कि राउंडे ले लेता हूँ। पहले मैं यही ले लेता हूँ। देखिए ये मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है। उतना ज़्यादा मेरा मतलब ड्राइंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको तो क्वेश्चन समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ये ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिला लीजिए ऐसे, और इसको आप मान लीजिए यही है चक्रीय चतुर्भुज आपका, ठीक है। ABC और D ये चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ये AB है वो क्या बोलना है कि इस सर्कल का जो ये सर्कल है उसका व्यास है AB, ठीक है। अब आपको इसमें दिया क्या है से देखिए कि ट्रेंगल क्या दिया हुआ है कि AD और C, मतलब ये आपको दिया हुआ है कितना, तो 148 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यही कौन दिया हुआ 148 डिग्री। आपको क्या पता है कि जब भी मतलब ये सामने वाला यानी कि इसमें ट्रेंगल D प्लस में ट्रेंगल B इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, नो डाउट। तो ये आपका D 148 दिया है, इसके मतलब B कितना हो जाएगा, तो 180 में तो B कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 50 यानी कि 32 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 32 ये 48 है ना, 48 और 2 तो कितना 50 और 30 80, ठीक है। ये हो गया। तो मतलब B मतलब 32 डिग्री हो जाएगा। आपसे आगे पूछ क्या रहा है कि ट्रेंगल कौन क्या पूछ रहा है BAC, तो B कहाँ पे है, BAC, अच्छा ये पूछ रहा है, ये देखिए
BAC ऐसे बना दे रहा है इसमें, ठीक है। BAC पूछ रहा है आपको, ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। आपको पूछ क्या रहा है, ट्रायंगल BAC ये चीज़ पूछ रहा है। तो मतलब ए का एंगल पूछ रहा है, जो बीच में रहता है उसी का पूछता है, तो ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जबकि आपको पता क्या है, ए 148 है, तो ये आपको पता चल गया, बी कितना होता है 32 डिग्री। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, जब भी कोई भी सर्कल होता है, मान लीजिए जैसे हाफ सर्कल है, ठीक है, और इसका अगर ये डायामीटर ये है, तो आप यहाँ कहीं से भी कोई भी लाइन उठा लीजिए और इसके डायामीटर इस पॉइंट पे फिर मिला दीजिएगा, तो ये बना हुआ कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चाहे यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ बना दीजिए, कहीं भी बनाइएगा ना, तो ये एंगल कितना होता है, 90 होता है। ये बात आप जानते हैं, प्रॉपर्टी होता है इसका। तो इसके मतलब यहाँ भी ये व्यास है AB, यानी कि व्यास है AB, और यहाँ से उठाया गया और यहाँ पे गिराया गया पॉइंट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इसमें हो जाएगा। तो आपको फिर से पता है क्या कि पूरे ट्रायंगल, यानी कि यहाँ हम अगर बात करें ट्रायंगल BA और C का, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको ये पता हो गया 90 और ये पता होगा कितना 32, तो ये कितना हो जाएगा, 58 ही तो हो जाएगा, ये यही ना हो जाएगा 58 होगा। तो फिर से ये 90 है आपका, ये दोनों मिलकर 90 बना लिया, तो 180 बना लिया, ठीक है। तो आपको ये समझ गया, बिल्कुल आपको डायग्राम से ही समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मत कीजिएगा बुक में देख करके, क्योंकि आप इसको समझ लिए ना, तो आप विदिन मतलब 10 से 20 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। सीधे डायग्राम ड्रॉ कीजिए, देखिए कौन कौन है, कौन एकांतर कौन है, कौन समांतर कौन है, किसका एंगल 180 डिग्री बनेगा, कौन 90 बनेगा। आपको इसमें सबसे जो खास याद रखना था, ये प्रॉपर्टी जो है कि यानी कि कोई भी अगर अर्ध सर्कल है और इसमें आप कहीं से भी मतलब एक लाइन उठाते हैं और दोनों व्यास के दोनों पॉइंट पे मिला देते हैं, तो ये सर्कल पे जो ऊपर में, परिधि के ऊपर में जो बन रहा है ये कोण जो बन रहा है, ये 90 डिग्री ही बनता है हमेशा, ठीक है। तो यहीं से ये प्रॉपर्टी आ गया, आपका ये एंगल निकल गया कितना, 58 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12 प्रक्षेपण को, मतलब 12 को मतलब प्रक्षेपण किया गया, मतलब टॉल किया गया, मतलब जैसे कि उछाला गया, कुछ भी किया गया, मतलब परीक्षण किया गया, ठीक है। आरोही क्रम में सजा कर रखा गया, मतलब आरोही क्रम में सजा कर, या किसी भी क्रम में रख दे, बढ़ते या घटते क्रम में। हमें इसमें फोकस किस बात पर करना है, तो माध्यिका पे करना है। माध्यिका आप निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बढ़ते या घटते क्रम में लिख देते हैं, उसके बाद जो टर्म बीच में आ जाता है वही आपका क्या होता है, माध्यिका। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, तो मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 गो टर्म है, तो इसमें हम पूछेंगे माध्यिका कौन आ जाएगा, तो डायरेक्ट बीच में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये हो गया आपका माध्यिका। अगर इसमें एक और जोड़ देते, 6 जोड़ देते, तब कहते हैं कि माध्यिका कौन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं बीच में 2 गो टर्म आ रहा है, वो 3 आ रहा है, वो 4 आ रहा है, इधर 2 गो छोड़ दीजिए, इधर भी 2 गो छोड़ दीजिए, तो बीच में 2 गो टर्म आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, 3 प्लस में 4 को जोड़ दीजिएगा, बटे में 2 कीजिएगा, तो कितना 3 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा, तो ये माध्यिका हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 12 गो प्रक्षेपण को सजाया गया, तब बीच में कौन कै गो टर्म आ जाएगा, जब ये 12 गो है तो बीच में 2 गो टर्म आ जाएगा, एगो तो छठा आ जाएगा और एगो क्या आ जाएगा, तो 7th आ जाएगा। ये 2 गो टर्म आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इधर 5 गो टर्म इधर छोड़िए और 5 गो इधर छोड़िए, तो बीच में 2 गो टर्म आएगा। अब ये दोनों टर्म आपको दिया गया है, यहाँ क्रमशः दिया गया 14 और 15, मतलब छठे और सातवां, तो 14 को जोड़ दीजिए और प्लस में 15 को जोड़ दीजिए, बटे में कितना 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 14.5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बस आपका समझ पे पकड़ होना चाहिए। और मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको जीके जीएस से लेकर मैथ तक एकदम पकड़ बनवा दूंगा, ठीक है। डेली मेरा सेट देखते रहिए, आप खुद भी पढ़िए, जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए, लेकिन जो मैं सेट डिस्कस करता हूँ ये आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 98 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है, ट्रायंगल एबीसी में साथ साथ इसको बनाते भी चलता हूँ ताकि थोड़ा सा काम आसान रहे, ठीक है। आप मतलब मैं पढ़ता हूँ सुनते भी रहिए। देखिए ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल है आपका एबीसी, ए मैं ए यहाँ ले लेता हूँ, बी कहीं भी आप ले सकते हो, इसे कोई मैटर नहीं करता। ट्रायंगल एबीसी में ए बी और ए सी भुजा पर क्रमशः बिंदु ए बी पे और ए सी पे, ठीक है, ए बी यहाँ हो गया और ए सी यहाँ हो गया, इस पे ई एफ इस प्रकार है, मतलब ई है, मतलब यहाँ पे क्या है, ए बी पे क्या है, एफ है, ठीक है, और ए सी पे क्या है, तो ए सी पे है आपका ई, ठीक है। ये ई एफ कहीं भी ले सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे आपको भुजा पर बता रहे हैं, अगर इस साइड से इस साइड भी ले लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रकार है। अब कह रहा है आगे कि ई एफ जो है, मतलब ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, बीसी लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ये साइन जो होता है पैरेलल का होता है, ठीक है, और ये साइन जो होता है ये परपेंडिकुलर का होता है, ठीक है, पैरेलल है। अब ये कह रहा है आगे कि ई एफ त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करता है।
मतलब ये जो है मतलब ये ई एफ जो है ये क्या कर रहा है, अगर ये त्रिभुज है तो इसको समान त्रिज्या में मतलब इसका एरिया समान में विभाजित करता है। मतलब ये पूरा का एरिया मान लीजिए कि 10 था ट्रेंगल ABC का, तो ये लाइन खींच करके क्या कर दिया 5 इसका एरिया कर दिया और 5 इसका एरिया कर दिया। मान लीजिए कि अभी के लिए एरिया ए इसका भी है और एरिया ए इसका भी है, लेकिन अगर ट्रेंगल ABC का हम पूछें तो क्या हो जाएगा A प्लस में 2A हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आगे कह रहा है आपका लाइन, मैं इसको थोड़ा देर के लिए इरेज कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ क्या होगा ना कि लिखने में दिक्कत होगा। आगे कह रहा है कि AD BC पर परपेंडिकुलर है। AD जो है AD BC पर परपेंडिकुलर, तो A यहाँ से खींचेगा और D यहाँ पे आएगा। ठीक है, D यहाँ पे, ये BC पर कैसा है तो परपेंडिकुलर लाइन है, ये बात इसमें बोला है। अब आपसे आगे पूछ रहा है कि AD बिंदु GEF को कट करती है, यानी कि G बिंदु है वो यहाँ पे है, EF को कट करता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा क्या है कि GD रेशियो में AG, ये दोनों रेशियो में है। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आपसे पूछा है तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसका प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। जो मैं पूरा प्रॉपर्टी बताता हूँ ध्यान से सुनिए। देखिए होता क्या है कि जब ये दोनों सिमिलर ट्रेंगल आपको दिख रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्रेंगल AFE, तो ये सिमिलर आपको दिख रहा है ट्रेंगल किसके, तो ट्रेंगल ABC को सिमिलर दिख रहा है। जब ये ट्रेंगल सिमिलर होता है तो छोटा ट्रेंगल के एरिया बटे में बड़ा ट्रेंगल के एरिया आप किसी भी साइड के भुजा ले लीजिए उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पहले मैं थोड़ा प्रॉपर्टी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि AF बटा में कितना, तो AB बराबर हो जाएगा किसके, तो इसके। AE बटा में कितना, AC इक्वल टू में कितना, यहाँ भी छोटा वाला पहले लीजिए, AG बटा में कितना, तो AD, ये सब किसके होगा, सब बराबर होगा ये। ठीक है, अब ये सब बराबर अगर हैं तो हमें इसको एरिया के टर्म में, हमको दिया हुआ है कंडीशन, तो हमें एरिया के टर्म में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ जो हमें पूछा है इसका रेशियो बटे में इसका रेशियो पूछा है, या पूछा है ना कि G यानी कि GD आपका ये हो गया और A यानी कि और AG ये हो गया। लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है वो किस कंडीशन में है कि एक बड़ा और एक छोटा के कंडीशन में। तो हम इसको बड़ा छोटा के कंडीशन में कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है अगर आप इस छोटा टर्म को, जैसे कि एक तो आपको बड़ा टर्म है ये है, ठीक है, एक तो आपको इस ट्रेंगल के लिए आपको पता हो ही गया क्या कि यहाँ पे A और AG पता हो गया। लेकिन अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहिएगा तो कैसे कीजिएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं, नहीं पहले चलिए आगे हम आपको थोड़ा प्रोसीड कर देते हैं, उसके बाद हम वो डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर छोटा ट्रेंगल की बात करूँ एरिया का, तो हम छोटा ट्रेंगल का एरिया A मान लिए। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, A बटा में बड़ा ट्रेंगल का एरिया क्या मान लिए, तो 2A, क्योंकि A और प्लस में A हो जाएगा तो 2A हो जाएगा। उसके बाद अब क्या कीजिए कि किसी भी साइड का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें इस टर्म के लिए लेना है, क्योंकि इसी टर्म में हमें दिया है आंसर देना है, तो हमें इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। AG बटा में कितना, तो AD। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हमें हो जाएगा इसके एरिया के बराबर। अगर हम इससे पर से AG इसका बटा में AD अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ये रूट इधर चल जाएगा और ये से यहाँ कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो गया। ये चीज़ आपको पता हो गया यहाँ से। लेकिन आपको इस फॉर्म में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब ऐसे फॉर्म में दिया। अब आप इसको क्या कीजिए, जैसे कि ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसको जस्ट आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर दीजिएगा तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि AD बटा में क्या, तो AG ये चीज़ लिख सकते हैं, इक्वल टू में क्या हो जाएगा √2। हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखें। अब हम आगे थोड़ा सा ले चल के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ आपका जो इक्वेशन आया है AD बटा में AG के फॉर्म में आया है, आपसे पूछा है GD रेशियो में AG के फॉर्म में पूछा है, तो यहाँ पे तो आपको रेशियो चेंज करना पड़ेगा ना। तो उसी रेशियो को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि AD को आप क्या लिख सकते हैं, तो AD इक्वल टू आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं, GD मतलब इतना और प्लस में क्या A यानी कि GA, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। तो अगर ये चीज़ इसको लिख लीजिएगा तो आप यहाँ पे भी पुट कर दीजिएगा। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आप पुट कीजिएगा इसके जगह पर क्या कि AG प्लस में GD, यहाँ पे इसके जगह पे पुट कर दिए, इसके जगह पे ये पुट किया और नीचे में फिर से क्या हो जाएगा, AG हो जाएगा। इक्वल टू में क्या, तो √2 है। अब यहाँ पे देखिए इसमें डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में कितना, तो GD और बटे में कितना AG इक्वल टू में कितना हो जाएगा √2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया कि GD और बटा में कितना AG इक्वल टू में कितना, तो √2 माइनस में 1। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो फिर क्या 1 दे सकते हैं ना। तो इसी को अब लिखा गया है क्या,
इसी को लिखा गया है √2 माइनस में 1, ठीक है, और रेशियो में फिर कितना 1, ठीक है, जो कि आपको पूछा क्या था, यही पूछा था ना कि GD बटा में AG, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन में क्या था कि थोड़ा सा आपका मतलब समझने वाला बात था, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहली बात कि आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट जो मैं ये कंसेप्ट दिया हूँ ये होना चाहिए कि जैसे कि सिमिलर ट्रेंगल होगा तो छोटा भुजा बटा में बड़ा भुजा, फिर से छोटा भुजा बटा में बड़ा भुजा, फिर से क्या छोटा बटा में बड़ा, या बड़ा बटा छोटा भी ले सकते हैं। तब फिर आप एरिया लीजिएगा तो बड़ा का बटा छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये साइड छोटा लेते हैं ना पहले ऊपर में, तो उसी तरह से आपको जब एरिया लीजिएगा वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप एरिया लिए हैं तो यहाँ एरिया में भी हम छोटा लिए हैं ना, पहले छोटा का एरिया उसके बाद बड़ा का एरिया लिए हैं, ठीक है। तो साइड छोटा तो मतलब एरिया भी पहले का छोटा, उसके बाद साइड का जब हम स्क्वायर कर दिए तो रेशियो के फॉर्म में हमें एरिया का स्क्वायर आ गया, ठीक है, एरिया आ गया। तो उसी तरह से हम आगे जब प्रोसीड किए तो हमें ये चीज़ें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। जब हमें ये चीज़ें मिल गया तो हम यहाँ क्या देखें, हमें इस फॉर्म में नहीं पूछा था, मतलब बड़ा रेशियो छोटा का फॉर्म में नहीं पूछा था। अगर उस फॉर्म में पूछा रहता तो आंसर सीधे √2 रेशियो में 1 हो जाता, लेकिन ये थोड़ा चेंज किया था तो हमें उसको जा करके कन्वर्ट करना पड़ा इन चीज़ों को, तो फिर हमारा आंसर आ गया। अब आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आप इसको एक बार कॉपी में बनाकर समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हल्का क्वेश्चन है आपका 99 नंबर। ये क्या है कि 27 के पावर में इतना दिया है, 243 के पावर में इतना दिया होता है 27। आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 के पावर में 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 3 के पावर में क्या लिखे 3, और उसके पावर में क्या दिया हुआ है, तो 2n माइनस में 1 दिया, इक्वल टू में कितना, इसको क्या लिख सकते हैं 43 है। तो इसको मतलब 8 1 यानी कि एक बार 3 से दीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा, तो 9 गुने में 9 और गुने में कितना 3, तो ये 3 2 3 और 2 3 यहाँ से, तो 4 को 1 5 हुआ, तो मतलब 3 के पावर कितना 5, और इसके पावर में कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया। अब यहाँ पे आप क्या देखें कि 3 के पावर में यहाँ कितना हो जाएगा, तो इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो 6n माइनस में 1, और इधर में 3 के पावर में कितना, तो 15। अब ये बेस सिम हो गया तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो 6n माइनस में 1 इक्वल टू कितना 15 हो जाएगा, 15। तो यहाँ से आप देख लिए क्या कि n इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपना कितना गुना हुआ था ना, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 बटा में कितना 6, तो n इक्वल टू में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन में भी थोड़े कंसेप्ट का ज़रूरत है। क्या कि आपको जो समानांतर चतुर्भुज होता है, सबसे पहले बात उसका डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC और BD है, एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। यदि ट्रेंगल दिया हुआ है DAC इक्वल टू 32 डिग्री और ट्रेंगल AOB इक्वल टू 70 डिग्री, तब ट्रेंगल DBC का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, क्योंकि बिना डायग्राम के आंसर निकाल दूंगा तो आपको भी वो मज़ा नहीं आएगा जो मैथ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका, मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब ये 2 विकर्ण दिया है आपको, ये मैं आपको दोनों विकर्ण दिखा दिया। अब ये कट कर रहा है O पे, ये समानांतर चतुर्भुज है क्या, तो A B और C और D, कहीं भी ABC मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर से मान लीजिए, इधर से मान लीजिए, बात सेम ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका AC और ये हो गया BD। ये क्या कह रहा है कि आपको एक ट्रेंगल दिया हुआ है क्या, तो D कहाँ है, D तो D यहाँ है, D A और C, मतलब ये आपको दिया है कितना, तो 32 डिग्री 32। आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, एकांतर कोण जो होता है वो बराबर होता है, मतलब ये भी कितना होगा 32, ठीक है। और क्या दिया है आपका, तो ट्रेंगल AO और B दिया हुआ है कितना 70 डिग्री, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर ये 70 है तो आपको पता है ये कितना होगा, तो 110 होगा, क्योंकि आपको पता है जब ऐसे कोई भी चीज कट कर जाता है तो यहाँ से ये पूरा कितना होता है, तो ये होता है पूरा 180 डिग्री, और ये 70 दिया होता है कितना होगा 110 ही होगा ना, तो 110 ये हो गया। तो आपको पता है, अब देखिए ट्रेंगल यहाँ पे AO और D एगो ट्रेंगल बन गया, तो इसके अंदर पूरा कोण कितना होना चाहिए, तो आप बोलिए कि इसके अंदर का पूरा कोण 180 डिग्री होना चाहिए। तो 110 यहाँ मिल गया, अब 32 यहाँ मिल गया, मतलब 142 तो आपको मिल गया। तो मतलब ये ट्रेंगल कितना हो जाएगा, ये 38 डिग्री हो जाएगा, ये 38। तो फिर से इसका एकांतर कोण ये भी 38 हो जाएगा ना 38। तो यही आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि ट्रेंगल DB और C पूछा गया, मतलब यही पूछा गया 38 डिग्री। तो डायरेक्ट आपको डायग्राम बनाते ही आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका आज का 10 क्वेश्चन। दोस्तों आप टाइम पे ध्यान मत रखिएगा, अगर टाइम पे आप ध्यान रखिएगा कि 5 मिनट में हो जाए सोल्यूशन, तो फिर कोई वही बता सकता है जो आएगा आपको ऑप्शन में टिक लगा कर जाएगा। आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो टाइम देना पड़ेगा, और मैं बोलूँगा कि एग्जाम के लिए आप चीज़ों को समझ के ही पढ़िए, जल्दी जल्दी में मत पढ़िए। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे 100 क्वेश्चन लोग 20 मिनट में करा के चल जाते हैं। अगर 100 क्वेश्चन 20 मिनट में अगर हो ही जाता तो परीक्षा में 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा टाइम क्यों दिया जाता है,
परीक्षा वाले को समझ नहीं आता ये बात। बिल्कुल परीक्षा के लिए 2 घंटा टाइम है, उसी तरह से आप 2 घंटा टाइम दे करके सेट को पढ़िए, बनाइए, तब आप एग्जाम के लिए बना पाइएगा। 20 मिनट में 10 मिनट में देख लीजिएगा ना, तो वो तो उसका तो हो ही गया, 10 मिनट में उसका 20 मिनट में हो गया, टिक लग गया सब में, लेकिन आपका भी वो टिके लगा है, आप समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, रिवीजन करने के लिए जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा, अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा, तब तक होगा नहीं ना, संभव है। क्योंकि जब जिस दिन रिजल्ट आता है तब पॉइंट 2, 4, 6, 1 नंबर, आधा नंबर से लोग छंटता है, तो वही हो जाता है जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन रह जाता है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन भी कराता हूँ उसमें कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।